बड़ी खबर आपको दे दी, लखनऊ से आ रही है। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर अटैक हुआ है। दरोगा की हत्या की कोशिश की गई है। मामला लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके का है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए गई नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम पर हमला हो गया। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों से मारपीट की, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस टीम को घेर कर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया। हमले के दौरान एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर मारने की कोशिश भी हुई है। बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद एक महिला ने लोहे की भारी जंजीर से दरोगा के सिर पर वार कर दिया। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, गांव की ही ये तस्वीर है। हालांकि है लखनऊ का ही बुद्धेश्वर इलाका, जहां पर ये पूरी घटना घटी है। दरोगा की गला दबाकर मारने की कोशिश हुई और टीम यहां पर दरअसल पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए। हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं इस खबर पर। रुचि, मामला क्या है? देखिए, नगर निगम समय समय पे इस तरह का अभियान चलाती रहती है कि जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उनको पकड़ने का। तो ये उसी तरह का एक अभियान था। और इसमें जब नगर निगम की टीम ने पारा की जगह पर पहुंची तो वहां पे जो भीड़ थी वो मतलब उसने एक तरह से आपकी हिंसा का रास्ता अपना लिया और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। और नगर निगम की टीम पे ऐसे हमला नहीं किया, इतना उसको जो दरोगा था, क्योंकि नगर निगम की टीम से पहले हमला किया तो नगर निगम की टीम ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने ये तो दरोगा को ऐसे पकड़ लिया। तो आमतौर पे क्या होता है कि इस तरह की ड्राइव चलती है, तो हम लोग भी एक बार मीनाक्षी इस तरह की ड्राइव में फंस चुके हैं। हमारे ऊपर भी हमला हो गया था, पत्थर गाड़ी के ऊपर फेंक दिया था, कैमरामैन को चोट लग गई थी। तो अब ये FIR हुई है और पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये इलाका आप थोड़ा बता सकती हैं, ये कैसा इलाका है, किस तरीके की यहाँ की डेमोग्राफी है? पारा का इलाका है लखनऊ का। आप जब लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे की सड़क पकड़ेंगे तो आपको इस इलाके से होके गुजरना पड़ता है। और ज्यादा जिस इलाके में ये घटना हुई है वहाँ पे गाय भैंस पालने वाले लोग हैं। और वो जब टीम पहुंची तो गाय भैंस पालने वाले ज्यादातर जो नगर निगम की टीम इस तरह से जाती है, उनको इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस पे हमला ये बहुत बड़ी बात है और पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, रुचि आप बनी रहे हमारे साथ। एक बार एक जो तस्वीर आ रही है वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं। तस्वीर जो है वो हम देख रहे हैं, हिंसक दिखाई दे रही है तस्वीर, और जो दरोगा है उनका गला दबोचे हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। और महिला जो है वो भी बड़ी हमलावर दिखाई दे रही हैं, बड़ी आक्रोशित दिखाई दे रही हैं। रुचि, ये तस्वीर देखकर तो एक अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। फिलहाल क्या मामला शांत करा लिया गया है? जी, ये मामला आज का नहीं है। आज फिर से नगर निगम दूसरा अभियान चला रही है कि इस तरह से जो शहर के इलाके में इस तरह से गाय भैंस पाल रहे हैं उनके खिलाफ आज भी एक ड्राइव चल रहा है। तो ये मामला तो शांत, ये किसी आज का नहीं है, शांत हो गया। FIR हो गई और पुलिस इसमें कार्रवाई करने जा रही है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका रुचि इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोहे की जंजीर से दरोगा का गला दबाने की कोशिश हुई, शुक्र है वो ठीक है और मामला भी शांत करा लिया गया है। ये जो मवेशी घूमते हैं, छुट्टे घूमने वाले मवेशियों को पकड़ने के लिए बीच बीच में इस तरीके से प्राधिकरण ड्राइव चलाती रहती है और उसी में ये सब कुछ हुआ है। ये तो एक सोशल तस्वीर थी। इस तरीके की घटनाएं अक्सर किसी भी अगर आप यूं कहें राज्य में हो, शहर में हो, ज़िले में, कभी भी कहीं भी इस तरीके की तस्वीर सामने आ जाती है जब प्रशासन और आम नागरिक आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। खबर एक्चुअल तो ये है, जो पॉलिटिकल खबर है और जो दमदार 10 का हमारा एंगल है, कि बीजेपी की एक नई टीम तैयार हुई है और टीम नवीन का ऐलान हो चुका है। नई टीम की पहली बैठक की तारीख भी सामने आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 22 अगस्त को अपनी नई टीम के साथ बैठक भी करने वाले हैं। नितिन नवीन की टीम में 65 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 51 नए नाम हैं, जबकि 14 लोगों की टीम को दोबारा जगह दी गई है। 12 महिलाओं को भी टीम में जगह मिली है। बीजेपी की नई टीम में स्मृति ईरानी का नाम है, राम माधव की वापसी हुई है, लंबे समय से IT सेल की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित मालवीय बाहर हो गए हैं, उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को IT सेल का इंचार्ज बनाया गया है, उन्हें शामिल किया गया है।
अब इस नई टीम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अलग अलग राज्यों में से कितने कितने नाम हैं वो भी आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि चुनावी राज्य है, बड़ा राज्य है, 8 नाम हैं। मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 5, राजस्थान से 4 और कुछ नए नाम, डार्क हॉर्स संदीप पाठक जैसे नाम भी हैं। आपका एनालिसिस इस पूरी टीम को लेकर क्या कहता है? देखिए, एक तो आपने संदीप पाठक का जिक्र किया, वो एक अच्छा चयन हम लोग मान सकते हैं उसको, क्योंकि जो टीम आई थी, जो आम आदमी पार्टी के जिन 6 या 7 राज्यसभा सांसदों को शामिल कराया गया बीजेपी में, उसमें एक सबसे उपयोगी नाम संदीप पाठक का है। और संदीप पाठक ने कई ऐसे काम पिछले अपने, वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं और उनकी पढ़ाई का भले अलग रहा हो विषय, लेकिन सेफोलॉजी और चुनाव प्रबंधन का बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने दिल्ली में भी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। पिछला चुनाव जो आम आदमी पार्टी जीती, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के चुनाव रणनीति बनाने तक उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और उनके बारे में एक बात जो कही जा रही, पहले तो खबर नहीं आई थी, लेकिन बाद में ये जो जानकार लोग हैं उन्होंने बताया, लिखा बल्कि सोशल मीडिया में, कि बांकीपुर से लौट करके आए थे और उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी वहां चुनाव हार रही है, जबकि ग्राउंड लेवल की फीडबैक थी कि बीजेपी किसी तरह से जीत जाएगी। तो ये उनकी उपयोगिता है। उनका बड़ा रोल हो सकता है दिल्ली, पंजाब या देश में कहीं भी। और एक हम लोग ये मान के चलें कि आगे एक लंबी यात्रा के लिए उनको इसमें रखा गया है। आगे वो पार्टी के रैंक एंड फाइल में ऊपर जाएंगे। ये बहुत अच्छा चयन उसमें आपने नाम लिया, इसलिए हमने ये इसी पर पहली बात हो गई। अमित मालवीय क्यों हटाए गए? देखिए, कुछ जैसे बाकी तो वो था, एक ये भी था कि जो अभी प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, उसका भी इम्प्रिंट दिख रहा है। खासकर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में तेजस्वी सूर्या की जगह वो जोशी साहब को लाया गया, हेमांग जोशी, हाँ हेमांग जोशी को, जो बड़ौदा से एमपी हैं, और दूसरे जो आईटी सेल, जिसको सोशल मीडिया में जो दीपक महास्के हैं। तो ये क्लियरली है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो नैरेटिव चला, उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिखी, खासकर युवाओं में। तो ये फेलियर है, खासकर आईटी सेल सोशल मीडिया का और युवा मोर्चा का, इन दोनों के पास ये जिम्मेदारी थी। तो ये भी दिखा रहा था। तो ये पार्टी साफ तौर पे ना कहे, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये कंजर्वेटिव चेंज है। नितिन नवीन की टीम को देखें तो निश्चित तौर पे नए, लेकिन नए लोगों में वही है जो पुराने स्टॉक से थे। संगठन मंत्री जो हैं, बीएल संतोष जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में जीत दिलवाई। उसके साथ सौदान सिंह जी को भी ले आया गया है, जो पुराने संगठन के पुराने ये हैं। उसी तरीके से रखा गया। तो वसुंधरा राजे है, राम माधव, तो ये कोई नए सरप्राइजिंग नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, आपने नेशनल सेक्रेटरी में बहुत लोगों को जगह दी है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये कोई सरप्राइज या कोई पैटर्न अगर आप देखें कि इसमें कोई दलित एंगल है, कोई रीजनल एंगल है, कोई, हाँ महिलाओं को मिली है प्रतिनिधित्व, लेकिन उसके अलावे ये एक कंजर्वेटिव चेंज है। कंजर्वेटिव चेंज तब होता है जब संगठन को बहुत गंभीरता से लेती है, एक्सपेरिमेंट के मोड में, ऑप्टिक्स वाले मोड में नहीं रहते। चीफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट में आप देखिए, ऐसा लगा जैसे पार्टी ऑप्टिक्स में जा रही है, नए चेहरे जो ज्यादा नोन नहीं हो उनको मौका दिया जाए। लेकिन यहां जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, कोर संगठन, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड, क्रेडेंशियल जिनका एस्टेब्लिश्ड हो, उनको लाया गया। मैं इसलिए जल्दी कुछ नाम लेके बात पूछ रही हूँ। अरुण यादव, चर्चा ये बात हो गई कि उनका तो ट्विटर हैंडल ही लॉक है। नहीं, वो तो पूरी सोशल मीडिया टीम का कर लिया था कल शाम में, क्योंकि ये जब 5 लोगों का, हमको लगा कि अब बाद में हो सकता है एक्टिवेट हुआ हो, लेकिन 5 लोगों का, दीपक महास्के से लेकर के और शिवानंद द्विवेदी, अरुण यादव और वो जो बाकी और 2 लोग हैं, मतलब 5 लोगों का वो एक्टिवेट कर दिया गया था। इसलिए भी हो सकता है कि सफाई हो रही हो। कई चीजें ऐसी होती हैं, जब आप पार्टी पदाधिकारी किसी पद पर नहीं है तो आप फ्री होते हैं, बहुत सारी बातें बहुत कुछ कहने के लिए। लेकिन जब आप आ गए तो वहां आपकी कही गई बातों का इशू बन जाएगा और उसको फिर वो उस देश में ही नहीं, देश के बाहर भी उसकी चर्चा हो जाती है। व्यक्ति विशेष नहीं रह गया। हाँ, नहीं, आप पार्टी विशेष है। बिल्कुल, आप सत्तारूढ़ दल के एक पदाधिकारी हैं। तो इसलिए आपकी बातों में वो उस तरह की, अगर कहीं कोई गैर जिम्मेदाराना बात कही गई है तो उसको हटाने के लिए हमको लग रहा है कि वो सफाई जो है वो होकर के फिर अकाउंट चालू होगा और फिर उस एक लाइन पर उनका वो आएंगे सारे सोशल मीडिया। लेकिन इसमें एक भाटिया जी हैं, उनके तो पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। नहीं, सबके हो रहे हैं, प्रीति गांधी के भी हो रहे हैं और हाँ, दूसरे लोगों के भी हो रहे हैं। हाँ। लेकिन वो होते हैं, उसको देखिए, ये भी हमने देखा, किसी जानकार क्या पोस्ट ही पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से कहा गया कि उसके लिए अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। आपने पहले अगर कोई बात कही है तो कही है। अगर किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है कोई आदमी, तो उसको छोड़िए, उस पर मत ध्यान दीजिए। अब पदाधिकारी होने के बाद आपके ट्वीट जो है जिम्मेदाराना तरीके के होने चाहिए। बस ये चीजें रखी गई। ऑल ओवर टीम आपको क्या लग रहा है? जैसे सज्जन जी ने कहा, कंजर्वेटिव संगठन को मजबूत करने वाली टीम। देखिए, दोनों का बैलेंस है।
दोनों का बैलेंस बनाया गया है। और आप तय मान के चलिए कि 65 लोगों की टीम में 10-12 लोग ही होते हैं जो काम करते हैं, बिल्कुल, बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह काम करते हैं, बाकी उसके नीचे 5-6 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, मान लीजिए काम करेंगे। आप बताइए ना कि अभी जो हटाए गए महासचिव हैं, जो इन महासचिवों को हटाया गया, बंडी संजय हो या राधा मोहन दास अग्रवाल हो या दुष्यंत गौतम हो, कहीं बड़ी एक्टिविटी थोड़े हम लोग देख रहे थे, लेकिन महासचिव थे। वैसे ही अभी कई महासचिव ऐसे होंगे जिनको कोई बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है नहीं मिले। जिम्मेदारी निभाने वाले 6-8 लोग हैं, 10 लोग आप कहें तो हम नाम बता दें, उसमें स्मृति ईरानी होंगी, विनोद तावड़े होंगे, सुनील बंसल होंगे, राम माधव होंगे, डी पुरंदेश्वरी होंगी, उसमें अभी जिन लोगों का नाम लिया वो 3 लोग होंगे, बीएल संतोष, सौदान सिंह जी, शिवप्रकाश जी, तो ये 10 लोग आप मान के चलिए। बाकी अपना मोर्चा है, जो मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो काम करेंगे। अनिल बलूनी हो गए, 13 उपाध्यक्ष है, जनरली काम नहीं होता उपाध्यक्षों के पास। पिछली बार भी इतने ही उपाध्यक्ष थे, कौन क्या जिम्मेदारी निभा रहा था। तो ये चुनिंदा लोग होंगे। अब सबसे ज्यादा दिलचस्पी और नजर हम लोग की इस बात पर होगी कि नितिन नवीन जब इनके बीच काम का बंटवारा करेंगे, किसको क्या काम का बंटवारा, 22 तारीख की तारीख प्रदेश का प्रभार दिया जाता है और क्या जिम्मेदारी दी जाती है। 22 को मीटिंग होनी है, देखते हैं उसमें भी कोई नया ट्विस्ट आपको दिखाई देगा क्या। लेकिन एक बड़ी खबर है और बड़ी खुशी की भी बात है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत है, हमारे वोटिंग प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। भले ही हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी अमुक समय पर अमुक बातें कहती रहे कि यहाँ तो वोट चोरी हो जाती है, लेकिन दुनिया मानती है कि हमारा चुनाव जो है वो एक मिसाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रही हूँ, जिन्होंने भारत के इलेक्शन सिस्टम की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की अपील की है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत में आम चुनाव 64.6 करोड़ लोगों के मतदान से हुआ है, जिसमें केवल 1% से कम ने डाक के जरिए वोट डाला। भारत में हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र है। अब भारत का चुनावी सिस्टम, मेरे ख्याल मैंने अपनी ओपन लीड सज्जन जी वहां दे दी जहां से सवाल आना चाहिए था। नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो है कि जो रिग्ड इलेक्शन का नैरेटिव है जी, अगर आप मान लीजिए कि अगर तर्क के लिए मानिए अगर रिग्ड इलेक्शन होगा तो क्या सत्तारूढ़ पार्टी 240 सीट लाके रिग करेगी? अगर रिग ही करना है तो 300, 350, 400 का नैरेटिव। क्या बनारस से प्रधानमंत्री का मार्जिन जो है वो 5 लाख कम हो जाएगा? हाँ। क्या अयोध्या जहां मंदिर बना वहां आप हारेंगे और अभी बांकीपुर हारेंगे छात्रों के बाद? तो ये रिग्ड इलेक्शन का नैरेटिव जो है, ठीक है, वो एक नैरेटिव वॉर का नतीजा है कि हम अपनी हार की जिम्मेदारी किसी चीज पे। दूसरी बात जो आपने कही कि जो ट्रंप ने किया वो निश्चित तौर पे भारतीय लोकतंत्र, तो 1952 में भी जो पहला चुनाव हुआ तो सारे वेस्टर्न डेमोक्रेसी के जो एक्सपर्ट्स थे और द गार्जियन से लेके जितने भी ये थे, ये सब कह रहे थे अरे पागल हो गए हैं क्या, जिसमें आपकी 80% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है और गरीब है, मतलब आप बंदर के हाथ में डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं। तो भारत के लोकतंत्र के एक्सपेरिमेंट ने लोकतंत्र को यह बताया कि कोई कंडीशन नहीं चाहिए। और वैसी स्थिति में वहां पे यूएस में क्या है कि पोस्टल वोटिंग वगैरह बहुत बड़े परसेंटेज पे होता है और यहां पे बहुत कम स्तर पे होता है। और ट्रंप जब से आए हैं वहां पे इस बात को वो कह रहे हैं कि जो पोस्टल वोटिंग है उसमें फ्रॉड होता है, ये उनका नैरेटिव है। डेमोक्रेट्स उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ SIR चल रही है, वहां पे भी इलेक्टोरल रोल में ये सब चीजें काफी की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है। तो ट्रंप के लिए भारत का जो लोकतंत्र है, वो जो चुनावी प्रणाली है, वो उनको बहुत सूट इसलिए भी करता है कि उनका ये मानना है कि वहां की इलेक्शन में पोस्टल और बाकी जो बिना आईडी के होती है उसमें काफी वैसे लोग भी आते हैं जिनकी सिटीजनशिप जो है वो सस्पेक्ट है। तो ये वही उनको करना है। असली सवाल यही है कि उनके वहाँ क्या बहुत सारे राज्यों में ये नियम है कि आपके पास कोई आइडेंटिटी, कोई आई कार्ड नहीं है, आप जाकर के वोट डाल दीजिए। वहाँ कोई इलेक्शन कमीशन टाइप का सिस्टम नहीं है, वहाँ लोग वॉलंटियर करते हैं, सिटीजन्स जो है वो शामिल होते हैं, वोटिंग कराते हैं लोग। कई महीने पहले से पोस्टल वोटिंग शुरू हो जाती है और कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ आपको आईडी की जरूरत नहीं है, जाइए आप वोट कर दीजिए। आप अमेरिका में हैं तो जाकर के वोट कर दीजिए। ट्रंप चाहते हैं कि वो ये प्रवासियों को, अवैध प्रवासियों को वोटिंग से रोका जाए या उनको कम वोटिंग कराई जाए। तो एक उनका सबसे पहला जो भारत से वो ले रहे हैं वो ये है कि एक वोटर आईडी बनानी चाहिए, एक वैध वोटर आईडी बनानी चाहिए। जैसे ब्रिटेन वाले यहाँ आए थे तो लेके गए कि हम आधार बनवाएंगे, तो वो इनको ब्रिटेन वालों को आधार बनाना है, अमेरिका वालों को वोटर आईडी बनाना है। खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे दूं, हिमाचल सरकार IAS, IFS और IPS अधिकारियों के पदों में कटौती करने जा रही है। सीएम सुखू ने ऐलान किया है कि IAS अधिकारियों के पदों की संख्या 153 से घटाकर 130,
IFS अधिकारियों की संख्या 118 पदों से घटाकर 83 और IPS अधिकारियों की 96 पदों की संख्या में भी कमी की जा रही है। सीएम सुखू कह रहे हैं कि प्रदेश को बड़े अधिकारियों की फौज नहीं चाहिए। बहुत से अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त काम नहीं है, इसलिए दिल्ली जाने के इच्छुक अधिकारियों की फाइलों को तुरंत मंजूरी दी जा रही है। एक बयान हम सुना देते हैं सर जी। इसके हम IAS के 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं। IFS के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं। IPS के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज़्यादा फौज नहीं चाहिए, अधिकारियों की फौज चाहिए हमें जो हमारे अनुसार जो लगता है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए होते हैं। योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी चाहिए होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी अपने आप ही महसूस कर रहे हैं कि एक एक पोस्ट पर एक IAS ऑफिसर बैठ गए हैं। तो काफ़ी ऑफिसर्स ऐसे बैठ गए हैं जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं होता, उनका टैलेंट भी खराब होता है। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ। असली खेल क्या है? क्या खजाना खाली है? वही असली खेल यही है कि वेतन देने के पैसे नहीं है। हालांकि इसमें उनका दोष नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स को लेकर के एक टसल उनका भारत सरकार से भी चल रहा है। पहले से उनकी जो समस्याएं हैं वो भी है, कर्ज लेने की समस्या है, वो सब समस्या है जिसकी वजह से इन्होंने वेतन रोक दिया था, मंत्रियों का, विधायकों का वेतन रोक दिया था। तो अब ये समस्या ये है कि इनके पास वेतन देने के पैसे नहीं है, अधिकारियों को, कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है। अन्यथा जिस तरह का फॉरेस्ट एरिया है, जिस तरह का हिली एरिया है हिमाचल प्रदेश, वहाँ ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों की आपको जरूरत नहीं है या उनको काम नहीं है। आपको उनके साथ जिम्मेदारी के साथ काम लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप उनके साथ काम लें। तो आप काम नहीं ले पा रहे हैं, या तो काम आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा आपके पास वेतन देने का संकट है, तो आप भेज दीजिए उनको दिल्ली। आप पोस्ट मत घटाइए वहाँ। आपके यहाँ जो लोग हैं, मान लीजिए कि उनको आप भेज दीजिए वापस, दिल्ली आना है तो भेज दीजिए। अब कोई नई सरकार आएगी, उसके पास अगर सुविधा होगी तो वो फिर बुला लेगी, उन अधिकारियों को अपने यहाँ नियुक्त करेगी। ये बेसिकली ये वेतन और उसका जो भत्ता, वेतन, उसका जो पैराफर्नेलिया होता है अधिकारी का, IAS का, IPS का, IFS का, उसको देने में आपको थोड़ी समस्या हो रही है। लेकिन अब ये ऐसा उपाय है, इसको कहते हैं हिंदी में कहावत है कि ओस चाटने से प्यास बुझाना। ओस चाट के आपसे प्यास नहीं बुझेगी। आप 10, 20, 25 लोगों का वेतन और भत्ता आपको देने में कम कर रहे हैं तो आपका इकोनॉमी की स्थिति नहीं सुधर जाएगी। ये जो इनकी सरकार है, कांग्रेस आई थी, तो याद कीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में सबसे ज्यादा हुआ था। तो अब जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को दुरुस्त नहीं करेंगे और अब वहां पे एक तरफ गड्ढा करके चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन योजनाएं भी तो चाहिए। तो चाहिए, तो उसका नतीजा आप कह रहे हैं कि भाई इनका टैलेंट खराब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप पहले, आपको पता नहीं था, आपके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह कई टेन्योर में रहे, तो आपसे पहले के जितने भी कांग्रेस के लोग थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनको यह संज्ञान नहीं था। आप ही को यह संज्ञान आया है कि जो IAS अफसर है वो उनका टैलेंट खराब हो रहा है क्योंकि उनके लायक यहाँ पे काम नहीं है। जाते जाते एक खबर और आप जान लें, मध्य प्रदेश से ये खबर है जहां उज्जैन में एक पुल की टेस्टिंग का हैरान करने वाला वीडियो आया है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में नाग पंचमी की भीड़ को संभालने के लिए 91 फीट लंबे फुट ओवर ब्रिज का लोड टेस्ट किया गया। 300 से अधिक सुरक्षा गार्ड्स ने एक साथ 10 मिनट तक पुल पर कूदकर और चलकर इसकी मजबूती की जांच। इसमें पुल पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। वीडियो सामने आया तो AIMIM चीफ ओवैसी ने तंज कसते हुए वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये तो गजब के दिमागी हैं। क्या कहना चाह रहे थे ओवैसी, और ये करना क्या चाह रहे हैं? ये कौन सी टेस्टिंग होती है? वही अब ये माना जा रहा है कि इस तरह से मान लीजिए कभी लोड बढ़ गया या भगदड़ की स्थिति हुई तो एक साथ इतने लोग आ जाएंगे तो पुल उनका लोड बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन किसी भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब आप इस तरह की टेस्टिंग करते हैं और किसी डेस्परेट टाइम में जो घटनाएं एक्चुअल समय में होती हैं, उन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में 300 लोग कूद लिए तो किसी दिन ऐसा होगा कि अगर 300-500 लोग उस पर आ जाए तो पुल नहीं टूटेगा। ये कोई टेंशन, आप क्वालिटी कंट्रोल का बजाबता एक सिस्टम बना हुआ है ना, उस सिस्टम से आप क्वालिटी कंट्रोल करिए, बनाने में क्वालिटी का ध्यान रखिए और उसका टेस्टिंग में भी उसी तरह से टेस्टिंग करिए। कौन से सिविल इंजीनियर ने यह तय किया था कि ऐसी टेस्टिंग की जाएगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।